यूपी में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। कल से शुरू हुई कोहरे की मार ने आज रायबरेली को पूर्ण रूप से घेर लिया है। कोहरे की वजह से आम दिनों की अपेक्षा सड़कों पर आवागमन कम दिखा। वहीं जो वाहन सड़क पर चल भी रहे थे वो भी रेंगते दिखे। फिलहाल आज के मौसम ने लोगों को घरों में रजाई में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले 2 दिनों से अचानक बढ़ी सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। वहीं कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जहरीन बसेरा का निरीक्षण किया और कंबल की व्यवस्था कराई और प्रदेश के सभी अधिकारियों को अलाव की व्यवस्थाओं के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन इसका असर सभी अभी जिलों में दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह की ठंड को देखते हुए हमारे संवाददाता तौसीफ खान ने लोगों से जाना कि इस आखिर ठंड किस कदर बढ़ी है। इसको लेकर प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था कराई है या नहीं, इस पर आप खुद ही सुन ले सकते हैं कि लोगों ने क्या बताया है। अलाव जैसी कोई भी व्यवस्था किसी भी चौराहे पर नहीं है। मंडी में दूर दराज से आए व्यापारियों व चालकों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन की कलाई खोलते हुए बताया कि लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। अलाव की व्यवस्था देख सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री के आदेशों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और ऐसे में फुटपाथ पर लोग सोने वाले ठंड के कहर से प्रभावित हैं। ज़्यादा ठंड का मौसम आ गया है और कहीं कहीं देखा जा रहा अलाव जल रहे हैं, लेकिन क्या लगता हमारे है यहाँ नहीं जल रहे हैं मंडी में। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग मजदूरी करते हैं यहाँ, सरकार ने तो आदेश दे दिए हैं कि जगह जगह चौराहों पे अलाव जलाए जाएं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा है। अच्छा, रेन बसेरों की क्या व्यवस्था है? जो दूर से लोग आते हैं, गरीब दुखिया रुकते हैं, गरीब दुखिया रुकते हैं यहाँ पर, ठंड से कांपते हैं, फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। क्या मानते हैं आप लोग, किसकी लापरवाही मानते हैं? जो लापरवाही है, जो अधिकारी लोग हैं, जो ये संसद लोग हैं, जो यहाँ की देखभाल करते हैं। ज़्यादा ठंड का मौसम आ गया है, अलाव जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं? नहीं जल रहे। कहाँ से आते हैं आप लोग? अरे हम यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है बखवारा। क्या करते हैं? यहाँ गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, सरकार का तो आदेश आ गया कि जगह जगह चौराहों पे अलाव जलाया जाए। आदेश तो आ गया, लेकिन अब जलाया नहीं जाता तो भाई क्या बताया जाए। बिल्कुल अलाव नहीं जल रहे हैं। नहीं जल रहा कहीं। जो दूर दराज से लोग आते हैं, बेचारे गरीब आदमी, उनके लिए रेन बसेरा बनाया गया है, तो उनकी क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं साहब, रेन बसेरा हमको मालूम नहीं कहाँ पे है। आज भाई कभी यूज किया हो आदमी। भैया कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं? हम जगतपुर से आते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। आदेश आ गया सरकार का कि चौराहा पे वो क्या कहते हैं, अलाव जलाना चाहिए, अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। आदेश तो आ गया, कहीं जल रहा कोई लकड़ी नहीं। मान लो कल से ठंड पड़ रही है। अच्छा, रेन बसेरों को लेके क्या कहेंगे आप लोग, जो गरीब बेचारे व्यक्ति रुकते हैं? रेन बसेरे के लिए यहाँ कहीं जगह नहीं, रोड पे पड़े रहते फुटपाथ पे। प्रशासन तो कहता है रेन बसेरे की व्यवस्था कराई गई, अलाव की व्यवस्था करा दी गई है। कहाँ पर करा दी गई, कहते हैं ना। किसकी लापरवाही मानते हैं? अरे अब यहाँ के डीएम या अधिकारियाँ लोगों की लापरवाही और किसकी लापरवाही। रायबरेली में एक पत्नी ने पति की नशेबाजी व रोज रोज मारपीट से परेशान होकर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को घर के पास ही फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह जब मृतक की भाभी ने शव को देखा तो ग्रामीणों का मचमा लग गया और जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पत्नी ही हत्यारोपी निकले। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये महिला अन्नू उर्फ विमलेश, जो कि अपने पति अतुल कुमार के साथ जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के शिहोगो गांव में रहती थी। अनु का पति शराब का लती था और कोई कामकाज नहीं करता था। शराब के लिए पत्नी उसे पैसे मांगता और फिर नशे में उसकी पिटाई करता। रोज रोज की मारपीट व बेइज्जती से परेशान होकर 13 दिसंबर की रात में अनु ने अपने पति को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को घर के बाहर फेंक दिया। सुबह जब अनु की जेठानी जानवरों को चारा देने के लिए निकली तो उसे अतुल पड़ा दिखाई दिया। उसके शोर मचाने पर परिजन व ग्रामीण जमा हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की तो पत्नी पर शक गया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को जेल भेज दिया है। बछरावा पर 112 की सूचना प्राप्त हुई कि सहंगो पश्चिम नाम के गांव में एक युवक की डेड बॉडी उसी के घर में गेट के पास पड़ी हुई है और देखने से ऐसा लगता है कि उसकी हत्या हुई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर बछरावा, सीओ महाराजगंज और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ की और तत्काल एफआईआर दर्ज की और उसमें 2 दिन के प्रयास के बाद
आज मछरामा की पुलिस ने इसका खुलासा किया और फॉरेंसिक की टीम के जो साक्ष्य एकत्र किए गए, जो आसपास पूछताछ की गई, जो मुखबिर मामूर किए गए और जो सर्विलांस का सहारा लिया, उसकी मदद से उसकी पत्नी जिसका नाम अन्नू है, उसके द्वारा ही अपने पति अतुल का जो है वो मर्डर किया गया। इसका पति जो है वो शराब पीने का आदी था और शराब पीकर प्रायः अपनी पत्नी को मारपीट करता था। इस बात से लेकर उसकी पत्नी काफ़ी परेशान और गुस्से में रहा करती थी और उसकी पत्नी अन्नू जो गांव में ही जो है ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जो भी पैसा वो कमा के लाती थी उसको ये छीन लिया करता था। इस बात को लेकर 14 तारीख को इनके बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान मारपीट भी हुई और बल्कि मृतक की जो पत्नी है अन्नू, उसने एक पार्टी होती है जो चारपाई की, उससे मारा भी और मारने के बाद उसकी गर्दन दबा दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उसने डेड बॉडी वहीं बेड पे लेटा के स्वयं जो है वो 14 तारीख को अस्पताल चली गई, वो अपने ब्यूटी पार्लर चली गई और ब्यूटी पार्लर में दिन भर रहने के बाद वो शाम को आई और उसके बच्चों ने जब ये कहा कि उनके पिता सो रहे हैं तो उसने कहा इनको सोने दो, ये उठेंगे फिर शराब पिएंगे फिर सबको मारेंगे। और ये दिखाने के लिए फिर उसने खाना खिला के सभी बच्चों को सुला दिया और फिर रात में जब सभी लोग सो गए तो उसने अपनी पति की डेड बॉडी को खींच के बेडरूम से घर के पास जो गेट है बड़ा, उस पर ला के डाल दिया। और ऐसा उसने इस वजह से किया कि प्रायः वो शराब पी के आते थे और वो वहाँ पर गिर जाता था तो आस पड़ोस वाले और उसके भाई लोग उसका इलाज करा देते थे। तो अन्नू ने ये सोचा कि इस बार भी ऐसा होगा और लोग इलाज लेने जाएंगे और जब पता चलेगा ये मर गए तो ये होगा कि किसी दूसरे ने मारा है और मैं सुरक्षित बचूंगी। ये बहुत अच्छा खुलासा बछरामा पुलिस द्वारा किया गया। इससे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बछरामा पुलिस को 10,000 रुपये का नगद इनाम घोषणा की गई। रायबरेली में रोडवेज बस चालक और सामान रखने को लेकर यात्री से कहासुनी हो गई है। कहासुनी के दौरान यात्रियों ने बस चालक की पिटाई कर दी है। पिटाई के दौरान पुलिस ने चालक और यात्री को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। जा रहे हैं आप? लखनऊ से कहाँ जा रहे हैं? फतेहपुर। क्या यहाँ लालगंज में क्या हादसा हो गया आपकी बस के साथ? अब यही हुआ थोड़ा सा क्या हुआ कंडक्टर साहब, क्या मामला? गाड़ी का हुआ पैसेंजरों के पास। किसके पैसेंजर से ड्राइवर का हुआ आपके? हाँ। तो यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप? ड्राइवर साहब को कोतवाली ले गए। कोतवाली ले गए। ठीक। क्या ड्राइवर आपके नशे में था क्या? ठीक। विनोद जी आप कहाँ गए? कौशाम्बी में खड़े ट्रक में पीछे से टकराए बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया है। दर्दनाक घटना की सूचना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सैनी थाना क्षेत्र के कमासिन ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक एक्सीडेंट आया है, क्या है पूरा मामला? 2 एक्सीडेंट 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए जो कमासिन के पुल के पास हुआ है। उसमें खड़ी ट्रक में परिजन द्वारा बताया जा रहा था कि खड़ी ट्रक में भिड़ गए हैं, जिसको 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में लाया गया है, जिसमें एक ब्रॉड डेड था जिसका नाम नितेश था और एक दूसरा है दिलीप जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उसकी अवस्था गंभीर है। आपका नाम? डॉक्टर वैभव। गोंडा से खबर आ रही है जहाँ स्कूल के पास युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई है। दोपहरिया कंपोजिट स्कूल के पास शव मिला है। गन्ने के खेत से बरामद युवती की लाश कल शाम से ही युवती लापता बताई जा रही थी। सूचना पर 2 थानों की पुलिस पहुंची और आसपास में घर वालों से पूछताछ कर रही है। घर वालों का हत्या कर शव को फेंकने का आरोप है। युवती के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। कोतवाली देहात के वाटर वाले गाँव का यह मामला बताया जा रहा है। आजमगढ़ से खबर है जहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पर एक और दाग लगा है। एसआईटी जांच में आजमगढ़ के 301 मदरसे मानक विहीन पाए गए हैं। पूर्व की जांच में 313 मान्यता प्राप्त मदरसे मानक के विपरीत मिले थे, जिनको एक बार अपने मानक में सुधार का मौका दिया गया था, जिसमें 12 गाइडलाइन के अनुरूप हुए हैं। वहीं कई तो केवल कागज पर या घर के कमरे में चलते हुए मिले थे। कई अस्तित्व विहीन मदरसों को मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सरकारी धन के भुगतान की भी बात सामने आई थी। फर्जी अभिलेखों के माध्यम से 180 से ज़्यादा मदरसों का डाटा विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमन व प्रभात कुमार के साथ तत्कालीन रजिस्ट्रार जावेद असलम के भी जांच में दोषी मिलने की बात सामने आ रही है।
अस्तित्वहीन मदरसों को मान्यता देने व वित्तीय लाभ पहुंचाने का आरोप है। आजमगढ़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के से 4 मदरसों की पुनः जांच कराने की सिफारिश की गई है। आजमगढ़ के वक्फ निरीक्षक मनोज राय ने बताया कि वर्ष 2017 में शासन ने मदरसा पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें सभी एडेड आधुनिकीकरण योजना की वह मान्यता प्राप्त मदरसों को अपना डाटा फीड करना था। जनपद में 700 मदरसों ने अपना डाटा फीड किया था, जिसमें जब जांच की गई तो 387 ही मानक के अनुरूप मिले। बाद में 12 अन्य ने अपने मानक में सुधार किया। अब मामला एसआईटी की रिपोर्ट सांसद को सौंपे जाने के बाद निर्णय उच्च स्तर से ही लिया जाना है। कल नहीं है और उसकी बिहार पे आप बता रहे हैं, कितने मानक विहीन मदरसे आजमगढ़ में अपना परिचय देते हुए? मैं जनपद में वक्फ निरीक्षक के हैसियत से कार्यरत हूँ। मैडम हमारे यहाँ उपाम में ट्रेनिंग है, जिलाधिकारी महोदय के जो है आदेश के क्रम में वो लखनऊ के लिए रवाना हुई हैं ट्रेनिंग में सम्मिलित होने के लिए। और जैसे कि मीडिया से हमको भी पता चला है कि मदरसा पोर्टल की जो जांच जो है एसआईटी कर रही थी, उससे कुछ चीज़ें निकल कर के आई हैं। उसके क्रम में हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि वर्ष 2017 में अगस्त से सितंबर में शासन द्वारा मदरसा पोर्टल लागू किया गया, जिस पे विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त जो है समस्त मदरसों को अपनी समस्त सूचनाएं पोर्टल पर मदरसा प्रबंधन को अपलोड करनी थी। उस सूचना का जो है सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से होना था और सत्यापनोपरांत ही जो है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अपने डिजिटल साइन से मदरसों को लॉक करना था। तो उसके क्रम में कुल जनपद के 700 मदरसों ने अपनी सूचनाएं जो है मदरसा पोर्टल पर अपलोड की, जिसके क्रम में जो है तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और मेरे द्वारा मदरसों का स्थलीय सत्यापन किया गया। उस सत्यापन में 387 मदरसे मानक युक्त पाए गए, जिनको पोर्टल पे लॉक किया गया और कुल 313 पोर्टल के प्रथम चरण में कुल 313 मदरसे मानक विहीन पाए गए, जिसके कारण उनको लॉक नहीं किया गया। फिर द्वितीय चरण में वर्ष 18 में अगस्त सितंबर में 15 दिन के लिए पोर्टल खुला, तो उसमें जो मानक विहीन थे उनको अवसर दिया गया कि अगर मानक पूरा कर लिए हों तो अपना प्रत्यावेदन वो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रत्येक जिले में दें। और जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन से छूट गए थे उनको एक अवसर दिया गया कि वो अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। तो उसमें 4 नए रजिस्ट्रेशन हुए और कुल 50 से ज़्यादा 50-55 के आसपास लगभग प्रत्यावेदन हमारे ऑफिस में आए थे कि जो है हमने मानक पूरा कर लिया है और हमारी पुनः जांच करके मदरसा लॉक किया जाए। तो उसके क्रम में कुल जो है जांच की गई और 12 मदरसे द्वितीय क्रम में चरण में लॉक किए गए, जो कि मानक के अनुरूप न पाए जाने के कारण फेल थे। तो इस प्रकार जो है 313 में से 12 घटा देते हैं तो कुल 301 मदरसे मानक विहीन जनपद में चिन्हित किए गए। वर्ष 2020 में उसकी जांच शासन स्तर से एसआईटी को दी गई और एसआईटी ने अभी लगता है कि जैसा कि मीडिया से ही हमको पता चला है कि एसआईटी ने 1-2 दिन पहले यह रिपोर्ट सबमिट की है, जिससे ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जिसके बारे में आप लोग जो है जो मानक विहीन मदरसे हैं उनका संचालन हो रहा है कि नहीं? नहीं, जो मानक विहीन मदरसे हैं उनका जो है वर्ष 2017 में 18 के आरंभ में जब हमने उनको अपने पोर्टल पे लॉक नहीं किया, तब से उनका विभाग से कोई हमारा लेना देना नहीं है। और उसके अंतर्गत जो है न तो उन मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किसी तरह की जो है हमारे यहाँ से या वहाँ पढ़ाने वाले जो आधुनिकीकरण टीचर कुछ मदरसे थे उनको किसी प्रकार का लाभ जो है नहीं दिया जा रहा है। हमारे लिए ऑथराइज तरीके से वही मदरसे जो है